नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बालू समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया। प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज किया। रेलवे ने बिहार के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन को मंजूरी दी। दरभंगा से दिल्ली, नई दिल्ली और हिसार तथा छपरा से पुणे के बीच ट्रेनों का होगा परिचालन। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के तहत चांसलर ट्रॉफी की होगी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बालू समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के तहत इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले अवैध खनन पर 25,000 रूपये से लेकर 4 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत अवैध परिवहन और भंडारण पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध खनन का कोऑर्डिनेट के ट्रैक्टर एवं ट्रॉली पे है 1 लाख का समन शुल्क। मेटाडोर हाफ ट्रक 407, 408 में है 2.5 लाख रुपए। फुल बॉडी ट्रक वाहन में 6 चक्का वाले में 4 लाख रुपए। डंपर में 8 लाख रुपए। क्रेन, नाव, एक्सकेवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन में है 10 लाख रुपए। तो हर चीज में फाइन लगा दिया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने कोसी मेची नदी जोड़ योजना के दूसरे चरण के टीपीआर के लिए 14 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जल संसाधन विभाग का एक कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना, जो कोसी मेची लिंक है, उसका फेज 2 के तहत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यक्रम, इसमें जो डीपीआर तैयार करने का कॉस्ट है 14 करोड़ 16 लाख 31 हजार रूपये, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति है। प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव की बेंच ने बिजली कंपनियों को स्पष्ट किया कि उनके किसी दावे का बिजली दरों पर कोई असर नहीं होगा। रेलवे ने बिहार के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन को मंजूरी दी है। इन ट्रेनों का परिचालन दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से हिसार, दरभंगा से नई दिल्ली और छपरा से पुणे के बीच किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने संबंधित रेल मंडल से तत्काल समय सारणी और ट्रेन नंबर की मांग की है, जिससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। वर्तमान में दरभंगा से आनंद विहार के बीच एक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे ने गया से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को गया से शाम 7 बजे चलेगी और रांची, रायपुर, भुसावल तथा नागपुर होते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 1:15 पर गया के लिए रवाना होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर तकनीकी काम के चलते 14 रेलगाड़ियों को 27 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया गया है। इनमें लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, बापूधाम मोतिहारी आनंद विहार एक्सप्रेस और सहरसा आनंद विहार स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा 51 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से करने का फैसला किया गया है। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेन को सरायगढ़ से पाटलिपुत्र के बीच चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सरायगढ़ से सुबह 4:20 पर रवाना होकर 11:40 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। प्रदेश में इस बार भी दीपावली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण इनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। गौरतलब है कि पिछले साल भी परिषद ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। लोगों को ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की सलाह दी गई थी।
प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बाहरी लोगों के प्रवेश के चलते विद्यालयों में पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आदेश के अनुसार अब विद्यालय प्रधान ही बाहरी लोगों से बातचीत करेंगे। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 62 औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्ताव के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन इकाइयों की ओर से 2347 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 45 औद्योगिक इकाइयों को 868 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। प्रदेश में आज से 236 नदी घाटों पर बालू का खनन शुरू हो गया है। खान और भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूरे खनन प्रक्रिया की ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि एनजीटी के निर्देश पर राज्य में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का खनन बंद था। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए कैथी लिपि में पुस्तक के प्रकाशन का फैसला किया है। यह पुस्तक अमीन, कानूनगो, राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता समेत सभी शिविर प्रभारियों के बीच बांटी जाएगी। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इससे कैथी में लिखे दस्तावेजों को समझने में सहूलियत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत 8 राज्यों को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति वाली अधिसूचना शीर्ष अदालत के वर्ष 2006 के एक फैसले की अवमानना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इमामगंज सीट से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, बेलागंज से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के तहत चांसलर ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। 19 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट में हैदराबाद की टीम ने बिहार को 10 विकेट से पराजित कर दिया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कटिहार 3 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर है। वहीं सारण की टीम 2 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पटना में बिहार राज्य स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 54 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 130 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक 58 मरीज पटना से हैं। इधर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू पीड़ित एक 70 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। पूर्णिया के रहने वाले एयर मार्शल अवधेश भारती को भारतीय वायुसेना में एयर ऑपरेशंस का महानिदेशक बनाया गया है। अब उनकी देखरेख में मित्र देशों के सभी सैन्य अभ्यास होंगे। अवधेश भारती पूर्णिया जिले के झुन्नी कला गांव के रहने वाले हैं।
अपराध अनुसंधान विभाग की डीआईजी किम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी बनाया गया है। गृह विभाग ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए विरमित कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक निर्धारित थी। इधर आयोग ने परीक्षा के लिए 70 और रिक्तियों में बढ़ोतरी की है। अब यह परीक्षा 2027 पदों के लिए होगी। गोपालगंज जिले के जादवपुर थानाध्यक्ष पिंटू कुमार, कुचायकोट थानाध्यक्ष सुनील कुमार और विशंभरपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार को शराब तथा गांजा तस्करों से सांठगांठ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गोपालगंज जिले के कटैया प्रखंड के रामदास बघी पंचायत के मुखिया ब्रिजेश कुमार शर्मा को 21 वर्ष से कम आयु होने के कारण पदमुक्त कर दिया है। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र के कठवारा गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली बैद्यनाथ यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस से लूटी गई एक राइफल और 28 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा गांव से पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान कराने का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। प्रभात खबर ने लिखा है बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव, 23 को परिणाम। दैनिक भास्कर ने राज्य कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है बालू समेत सभी खनिजों के खनन में गड़बड़ी की तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना। दैनिक जागरण की सुर्खी है काशी के विद्वानों का निर्णय, पूरे देश में दीपावली 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद और गहराया। दैनिक आज की सुर्खी है उमर अब्दुल्ला सहित 9 मंत्री आज लेंगे शपथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने बालू समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया। प्रदेश में बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज किया। रेलवे ने बिहार के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन को मंजूरी दी। दरभंगा से दिल्ली, नई दिल्ली और हिसार तथा छपरा से पुणे के बीच ट्रेनों का होगा परिचालन। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता के तहत चांसलर ट्रॉफी की होगी शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।